ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट है, सभी लोग आ जाइए। पहला सवाल आपका कह रहा है कि संघर्ष से बचने के उपाय क्या है। और देखिए, अगर आप सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं, वीडियो का कोई चार्ज नहीं है ना, सिर्फ नोट्स वगैरह का चार्ज लिया जाता है। सिर्फ वीडियो फ्री में देखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और हमारे जितने भी वीडियो है वो देख सकते हैं, लेकिन सारे वीडियो नहीं होंगे, है ना, कुछ कुछ वीडियो जो है जो पेमेंट किए सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप कुछ वीडियो आपको मिल जाएगा तो वो जाकर के आप हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। पिछले बार भी हम क्लास करवाए थे। ठीक है, क्योंकि ये तो वैकेंसी बहुत पुरानी है ना, तो पहले से ही क्लास चल रही थी, आपकी तैयारी चल रही थी, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग, हजारों लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, और वो तैयारी कर रहे हैं। पिछले बार भी काफ़ी अच्छा सब लोग का तैयारी हो गया था। ठीक है, तो जो फ्री में सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आपको ये वीडियो फ्री में मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगला, आज का पहला सवाल है कि संघर्ष से बचने के क्या उपाय होने चाहिए। जी हाँ, तो ऑप्शन है कि परिवार का उत्तम वातावरण होना चाहिए, सलाह और प्रशिक्षण होनी चाहिए, आत्मविश्वास का विकास होनी चाहिए, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें संघर्ष से बचने के लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, सेकेंड ऑप्शन भी सही है और थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक से अधिक सही है, इसीलिए हमारा आंसर चला जाएगा एक से अधिक, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, पहला का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर डी हो जाएगा। और आते के साथ आपको क्या करना है, वीडियो को पहले लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, हाँ, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जितने भी आपके फ्रेंड वगैरह होंगे, है ना। अगला प्रश्न है कि ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ नामक पुस्तक के लेखक। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ। ये पुस्तक के लेखक कौन है भाई साहब, गुड है या C.W. बियर्स है या ड्रेवर है या लैडेल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C.W. बियर्स, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार के सवाल में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। जैसे कहीं पुस्तक पूछ दिया या सिद्धांत पूछ दिया, ठीक है, या जनक पूछ दिया, ठीक है, तो ये सब चीज तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 3 की अंधे बालक पढ़ सकते हैं। जी हाँ, जो अंधे बालक हैं, है ना, जो दृष्टिहीन बालक है वो कैसे पढ़ सकते हैं, ब्रेल लिपि से या सामान्य लिपि से या हिंदी व सामान्य लिपि से, उपयुक्त सभी। देखिए, अंधे जो बालक होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए ये एक लिपि की व्यवस्था की गई है और उस लिपि को क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, ब्रेल लिपि, है ना। उस लिपि को क्या कहा जाता है, ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 नंबर, फटाफट आप लोग जवाब देते चलिएगा, है ना, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, 75 सवाल यहाँ पर देखना है ना, 1 घंटे में। अगला है कि तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। बताइए, तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी नहीं है दोस्तों। तो तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना है। समस्या समाधान तो है, विकल्पों की खोज भी है, व्याख्या व निर्णय भी है, प्रत्यक्ष विधि कर रहा है, दिवा स्वप्न क्या है। इसका आंसर जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, है ना। देखिए, तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि, समस्या समाधान भी आता है, विकल्पों की खोज भी आता है, व्याख्या निर्णय भी आता है। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, दिवा स्वप्न, ये इसमें नहीं आएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 नंबर है दोस्तों कि मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता बहुत घनिष्ठ संबंध है। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये कथन किसका है। देखिए, इस प्रकार के सवाल तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, है ना। कथन वाला प्रश्न हो गया, जनक वाला प्रश्न हो गया, है ना, कि पिता वाला प्रश्न हो गया, तो ये सब चीज तो आपको याद रखने का पुस्तक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको सिर्फ समझ करके बनाना है ना। तो वो कैसे सही होगा, तो वो बार बार टेस्ट देने से होगा, है ना। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा तभी वो सही हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है, रिवीजन जरूर करते रहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये कथन है दोस्तों आपका फ्राइडसन महोदय का। जी हाँ, ये कथन किसका हो जाएगा, फ्राइडसन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका 6 नंबर सवाल है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे करेंगे।
बताइए, जो प्रतिभाशाली बालक है ना, उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा, या फिर अभिरुचि परीक्षण के द्वारा, या उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक की हम पहचान करेंगे दोस्तों बुद्धि परीक्षण के द्वारा भी इसका पहचान हम कर सकते हैं, अभिरुचि परीक्षण के द्वारा भी कर सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा भी कर सकते हैं। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर है कि निम्न में से बालकों के पिछड़ेपन का कारण कौन सा है? जी हाँ, जो बालक है इसके पिछड़ेपन का क्या कारण हो सकता है? बताइएगा, पिछड़ेपन का क्या कारण हो सकता है? सामाजिक सांस्कृतिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, शारीरिक कारण, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, बालक के पिछड़ेपन का तो सामाजिक कारण भी हो सकता है, सांस्कृतिक कारण भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है ना, शारीरिक कारण भी हो सकता है, आर्थिक कारण भी हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण है दोस्तों पिछड़ेपन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक यहाँ पर सही है, तो एक आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न कह रहा है कि मानसिक तनाव को दूर करने हेतु व्यक्ति आत्म सुरक्षा अभियांत्रिक क्रिया अपनाता है। आत्म सुरक्षा अभियांत्रिक क्रिया क्या है? तो आत्म सुरक्षा अनियांत्रिक क्रिया दोस्तों ये क्या होता है? प्रक्षेपण होता है, पलायन होता है, या फिर अविकसित होता है, या फिर उपयुक्त सभी होता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का। तो 8 का भी आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती है ना। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी इंद्रियां दोस्तों कैसी होती है? सामान्य होती है, तीव्र होती है, या फिर उदात्तीकरण होती है, क्या होती है? 9 का आंसर जी हाँ, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। सामान्य कैसे होगा भाई? सामान्य तो होता है सामान्य बालक का, है ना। ये बच्चे प्रतिभा है, तो प्रतिभा है तो इसका जो इंद्रिय होगा, तो इंद्रिय होगा वो काफी तीव्र होगा, है कि नहीं? वो काफी तीव्र होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 प्रश्न कह रहा है कि समायोजन या सामंजस्य कर लक्षण नहीं है। समायोजन और सामंजस्य कर लक्षण नहीं है। कौन सा दोस्तों? अनुकूल वातावरण, असंतुलन, संतुष्टि, या फिर सामाजिकता। समायोजन या सामंजस्य का कौन सा लक्षण नहीं है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूल वातावरण, असंतुलता, असंतुलन, या फिर संतुष्टि, या फिर सामाजिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 का, सामाजिकता। ठीक है, समायोजन या सामंजस्य का ये लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, ओह सॉरी, देखिए यहाँ पर डी कैसे होगा? असामाजिक कैसे होगा? असंतुलन हो जाएगा, है ना, असंतुलन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, असंतुलन जो है ये समायोजन और सामंजस्य लक्षण नहीं है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा ना, डी कैसे होगा? ठीक है, डी तो आपका हो ही जाएगा, है ना। नहीं पूछ रहा था ना, तो ध्यान देना है ना। इसीलिए कहते हैं कि नहीं वाला जो क्वेश्चन होता है ना, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, थोड़ा सा अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अंडरलाइन कर देने से क्या होता है कि आपका ध्यान वहां पर चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द टीचर्स हेल्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टीचर हेल्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? फ्रेडसन है, टर्मन है, गेट्स है, या एलिस है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका टर्मन महोदय, है ना। कौन हो जाएंगे? टर्मन महोदय हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका 12 नंबर प्रश्न कि असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। ये कथन किसका है? बताइए दोस्तों, ये कथन किसका है? असमायोजन जो है वो व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। ये जो कथन है, ये कथन है आपका गेट्स और अन्य का, है ना। गेट्स और अन्य का ये कथन है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है आपका कि ये सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड
चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। है ना, आज काफ़ी पुस्तक दे दिया है। तो बताइएगा इस पुस्तक का लेखक कौन है। ये सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक, ये लेखक हो जाएंगे दोस्तों आपको हैविंग हर्ट्स। है ना, इसके लेखक कौन है, हैविंग हर्ट्स हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर, कह रहा है कि तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि। जी हाँ, तनाव कम करने की क्या कह रहा है दोस्तों, अप्रत्यक्ष विधि आपसे पूछ रहा है। तो अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है, प्रत्यावर्तन है, आत्मीकरण है, दिवास्वप्न है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि अभी आपको बताया गया था, दिवास्वप्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 नंबर। 15 नंबर सवाल है कि बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक कौन सी विधि है ना, जो बच्चे कम सुनते हैं या फिर जो बच्चे बहरे हैं उनको पढ़ाने की जो विधि होती है वो कौन सी है, मौन वाचन है, या फिर आत्मीकरण है, या फिर अंगुली वाचन है। इसको कैसे पढ़ाएंगे दोस्तों बहरे बच्चे को। जो बहरे बच्चे होते हैं दोस्तों इसको पढ़ाने की होती है अंगुली वाचन इसका होता है, ठीक है, मौन नहीं होता है ना, अंगुली वाचन होता है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 15 हो गया। 16 नंबर बताइएगा, प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है, बताइए। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इनकी क्या समस्या होती है ये बताइएगा। परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, या समाज में समायोजन। जो प्रतिभाशाली होते हैं दोस्तों ये हर एक जगह समायोजन कर लेते हैं, है ना, ये इनकी समस्या कह लीजिए या फिर आप उपलब्धि कह लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 नंबर, कह रहा है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप यौन शिक्षक, विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। 17 का क्या हो जाएगा, तो सत्रह का आपका आंसर हो जाएगा विशिष्ट विद्यालय, है ना, विशिष्ट विद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर की मंद या अधिगामी बालकों की पहचान का मानदंड क्या है दोस्तों। मंद या अधिगामी बालकों की पहचान का, शैक्षिक उपलब्धि, मानसिक स्तर, उपयुक्त दोनों। 18 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, उपयुक्त दोनों, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग भी अपना फटाफट आंसर देते चलिएगा, है ना, ए बी सी डी जो भी होगा आप लोग भी देते चलना है। 19 नंबर है कि मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है, बताइए। मंद अधिगामी बालकों की विशेषता क्या होती है, शैक्षणिक मंदिता होती है, या फिर भगना दोष होता है, या वाणीवादिता होता है, उपयुक्त सभी। देखिए जो मंद अधिगम होता है बालक का, है ना, उसका शैक्षिक मंदिता होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 20 नंबर, कह रहा है कि छात्रों में चोरी करने की आदतें को कैसे दूर किया जा सकता है, बताइए दोस्तों, है ना, छात्र में चोरी करने की आदत, जी हाँ, चोरी करने की आदत को कैसे दूर करेंगे। बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, या ताड़ना देकर, या सजा देकर। देखिए चोरी अगर कोई बच्चा करता है तो उसको इस प्रकार का लक्षण को दूर करने के लिए आप उसको पारितोषिक दे करके दूर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ बिल्कुल सही, है ना, सभी लोगों का ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है, बताइए। छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है परीक्षा प्रश्न से, मूल्यांकन के उपकरण से, विचार विमर्श से, या भी अभिभावक परामर्श से। क्या होगा दोस्तों 21 का, है ना, छात्रों की विषयगत योग्यता को कैसे जान सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, विचार विमर्श से। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विचार विमर्श से। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 कह रहा है कि छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है ना, तो किस चीज का विकास सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है काम में लगन, आत्मविश्वास, या श्रम का महत्व, या फिर धर्मानुराग। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जिसका विकास होना चाहिए छात्र में दोस्तों, वो
काम में लगन तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है तो आत्मविश्वास का विकास होना चाहिए। ठीक है, बच्चे में आत्मविश्वास होनी बहुत जरूरी है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23 नंबर कि अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय सबसे अधिक कारगर हो सकता है। बताइए, खेल की रुचि हमको क्या करना है, बच्चों में पैदा करना है। तो कैसे पैदा करेंगे, उनको बड़े बड़े मैच दिखाना है, या फिर बच्चों को खेल का नया सामान देना है, या छात्रों को बताना कि खेलना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना, या खेल के मैदान में बच्चों के साथ खुद खेलना, क्या होगा। देखिए, खेल के प्रति रुचि पैदा करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि खेल के मैदान में आपको भी जाना है और बच्चों को साथ में खेलना है। ठीक है, चलिए तभी बच्चे में खेल की भावना रुचि पैदा हो सकती है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 कह रहा है दोस्तों कि एक छात्र जो है वो कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है ना, और सिर दर्द बन जाता है तो मैं क्या करूँगा, है ना। प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सिर दर्द बन जाता है। ऑप्शन है कि कक्षा को बताऊंगा कि शिष्य प्रदर्शन कर रहा है, या फिर शिष्य को बुलाकर उसे व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, या उसको सहज रूप से लूंगा, या उसे उचित दंड दूंगा। तो दंड तो आपको देना ही नहीं है ना। और तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको सहज रूप से बच्चे को लेना है ना, उसको सहज रूप से बच्चे को समझाना है, लेना है। ठीक है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 25 नंबर। कह रहा है कि छात्रों को चिड़ियाघर घुमाते समय अध्यापक किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे। जी हाँ, है ना, सभी स्कूल के बच्चों को ले जाया जाता है चिड़ियाघर घुमाने के लिए। तो क्या क्या ध्यान देना है, छात्र जानवरों को न छेड़े, है ना, बिल्कुल सही बात है, छात्र को जानवर को नहीं छेड़ना है। ठीक है, क्योंकि वो तो जंगली जानवर है ना, कभी भी आप पे हमला कर सकता है। छात्र अनुशासन बनाए रखे, या छात्र आज़ादी से घूमते फिरे, या छात्र आपस में न झगड़े। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, है ना। यहाँ पर देखिए अनुशासन बनाए रखे, ये भी सही लग रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या करना है कि आपको जानवरों को नहीं छेड़ना है। क्योंकि अब चिड़ियाघर जा रहे हैं ना भाई, तो चिड़ियाघर में बाघ भी है, शेर भी है कि नहीं, सभी जानवर है वहां पर। तो आपको उसको छेड़ना नहीं है, बस दूर से ही उसको देखना है और एंजॉय करना है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 कह रहा है कि सत्य असत्य सही असत्य या हाँ नहीं उत्तर वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं। जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सत्य है या असत्य है, या गलत है या सही है ना, या हाँ या नहीं। तो इस किस प्रकार का होता है, मिलान प्रकार का होता है, या बहुविकल्पिक होता है, वैकल्पिक होता है, उपरोक्त सभी होता है, क्या कोई नहीं होता है। क्या होगा इसका आंसर। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो वैकल्पिक वाले होते हैं ना, है ना, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो किसी प्रकार से भी आपको घुमा फिरा करके दोस्तों क्वेश्चन दे सकता है, इसीलिए हर एक प्रकार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए हुए रहिए ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। 27 नंबर है कि नीचे प्रश्न एवं उनके प्रकारों को दर्शाया गया है, इनको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है ना। तो सुमेलित वाला प्रश्न है यहाँ पर। अब जांच सूची दोस्तों किस में जाकर के मिलेगा, जांच सूची जो होता है वो मिलान प्रकार के प्रश्न, असत्य असत्य निबंधात्मक प्रश्न, या फिर व्याख्या आपको वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। व्याख्या तो हो जाएगा दोस्तों आपको निबंधात्मक प्रश्न, है ना, यानी कि ग का 2 चला जाएगा। तो ग का 2 देखिए किसमें है, ये ग है और 2 ये नहीं है और ये भी नहीं है। तो ग का 2 आपको किसमें है, बी में जा रहा है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। एक ही गो से देखिए आपका आंसर निकल गया, है ना। जांच सूची आपको किसमें चला जाएगा, तो मिलान प्रकार के प्रश्न, और सत्य असत्य जो होता है वो वैकल्पिक उत्तर वाले, अभी आपको बताया गया था। तो इस प्रकार के भी सवाल आपको दिया जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हर एक प्रकार के सवाल यहाँ से प्रैक्टिस रहेगा, तभी जाकर के एग्जाम में आप सही कर पाइएगा। अगला प्रश्न है, देखिए काफी अच्छा प्रश्न है 28 नंबर कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है ना। तो निबंधात्मक जो प्रश्न होता है इसकी खामी क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है, या फिर अगला है कि ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होती है,
ऐसा तो नहीं है, ये गलत है ना। लेखन कौशल के जांच के लिए सही होता है व्याख्यात्मक प्रश्न, है ना। निबंधात्मक प्रश्न जो होता है, इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है, ये भी गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए हो जाएगा, है ना। इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की थोड़ी सी कमी होती है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 29 नंबर। 29 कह रहा है कि आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है, जी हाँ, कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। ठीक है, रटने की प्रवृत्ति को क्या करना है, कम करना है। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? तो रटने की प्रकृति को बढ़ावा जो मिलता है दोस्तों, वो कौन सा प्रश्न है? तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न, या निबंधात्मक प्रश्न। देखिए, निबंधात्मक जो प्रश्न होता है, इससे बच्चे में क्या आता है दोस्तों, रटने की प्रवृत्ति की वृद्धि हो जाती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है कि जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है ना। जब परीक्षार्थी जो है उसकी संख्या ज़्यादा है, तब मूल्यांकन कैसे करेंगे? अति लघु उत्तर से, वस्तुनिष्ठ से, निबंधात्मक से, वैकल्पिक से। देखिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे, है कि नहीं, और इसी से हम क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31 नंबर। 31 कह रहा है दोस्तों कि शैशव अवस्था में बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। शैशव अवस्था जो बच्चे की होती है, उसमें बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? राजनीतिक गतिविधि, विच्छिन्न परिवार का, या गृह क्लेश का, या संवेगात्मक अस्थिरता का। क्या हो जाएगा, कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? तो राजनीतिक गतिविधि का प्रभाव थोड़ी पड़ेगा दोस्तों, है ना, शैशव अवस्था में। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि केंद्रित अनुदेशन विधि क्या है? केंद्रित अनुदेशन विधि क्या है? और इसका ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन विधि, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन विधि, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन विधि, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए, केंद्रित अनुदेशन विधि जो है, ये कंप्यूटर सहायक अनुदेशन विधि भी है, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन विधि भी हो जाएगा, और विद्यार्थी केंद्रित भी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से ज़्यादा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33 नंबर। कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं, है ना। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसकी कौन सी अवस्था में जो लक्षण है वो शीघ्र दृष्टिगोचर होता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या वृद्धावस्था। तो इसका आंसर क्या होगा? दृष्टिगोचर होते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या वृद्धावस्था। देखिए, इसका आंसर आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। इसका आंसर हम आप लोग को नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आखिर इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कल इसका जवाब हम आप लोग को देंगे, है ना। एक आध क्वेश्चन आपके लिए रहने देते हैं ताकि आप इसको थोड़ा सर्च कीजिएगा, है ना। प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली के विकास का श्रेय किसको जाता है? बताइएगा दोस्तों, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली के विकास का श्रेय किसको जाता है? कोहलर को, स्मिथ को, फ्रेड एस केलकर को, या फिर शेद्राशी को, शेषाद्री को। नाम काफ़ी टेढ़ा है भाई। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली के विकास का श्रेय जाता है फ्रेड एस केलकर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? बताइए, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? सहनशीलता, सामंजस्य, निर्णय क्षमता, या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा 35 का? 35 का दोस्तों, जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उसमें सहनशीलता भी होगा, निर्णय लेने की भी क्षमता होगी, और सामंजस्य करने की भी क्षमता होगी, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर।
36 नंबर सवाल देखिए, कथन दिया गया है कि निरंतर रहने वाला संघर्ष कष्टदायक होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। ये कथन किसका है? तो निरंतर रहने वाला संघर्ष कष्टदायक होने के साथ साथ क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो कथन है, ये कथन है आपको मन महोदय का, है ना। किसका कथन है? मन का। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 कह रहा है कि व्यक्ति की पहचान करने में सहायक है। व्यक्ति की पहचान करने में दोस्तों क्या सहायक है? व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य या बाह्य विभिन्नताएं। तो देखिए, क्वेश्चन देखते के साथ ही आपको पता होना चाहिए क्या होगा दोस्तों। व्यक्ति की पहचान करने में सहायक है, क्या होगा? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना। उपयुक्त सभी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर आपको क्या करना है, यहां पर डी कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वैयक्तिक भिन्नताएं कितने प्रकार की होती है, बताइएगा। अगला सवाल है, वैयक्तिक भिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 8, 18। तो वैयक्तिक भिन्नताएं 2 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है 39 नंबर। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में होना चाहिए। तो प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में क्या होनी चाहिए? कक्षोन्नति होनी चाहिए, विशिष्ट पाठ्यक्रम होनी चाहिए, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सभी चीज होनी चाहिए, है ना, प्रतिभाशाली बालक के शिक्षा कार्यक्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण है भौतिक वातावरण भी हो सकता है, सामाजिक भी है, वंशानुक्रम भी है ना, और भी बहुत सारे का शारीरिक कारण है ना, आर्थिक कारण है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि बाल अपराध एक कारण क्या है ना, बाल अपराध, है ना। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, बाल अपराध जो बच्चे होते हैं, तो बाल अपराध का एक कारण क्या है? तो दूषित वंशानुक्रम या फिर आपका दूषित वातावरण या फिर टूटा परिवार। तो ये सारे कारण हैं दोस्तों जो बच्चे बाल अपराध में लीन हो जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, अगला है कि प्रतिभा क्या होती है ना। जन्मजात होती है प्रतिभा, या फिर अनुवांशिक होती है, या फिर दोस्तों विकसित होती है। देखिए, प्रतिभा जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताना है। इसमें आंसर दिया है आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जन्मजात होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43 नंबर। और देखिए, इसका पीडीएफ के लिए आपको मिल जाएगा, है ना, इस नंबर पे। ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जहां आपको मैसेज करने के बाद इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। और इसमें 399 आपको चार्ज लगेगा, तभी आपको पीडीएफ वगैरह मिल पाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 43 नंबर। 43 कह रहा है दोस्तों आपका कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। यह कथन किसका है दोस्तों, बताइएगा, है ना। ये कथन किसका है? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। ये जो कथन है, कथन आपको याद रखना बहुत जरूरी है, लाइडेल महोदय का। अगला कथन है दोस्तों आपका कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, है ना। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। ये कथन किसका है? गांधी जी का, राधा कृष्णन का, या फिर कुप्पुस्वामी का, या डगलस का? जी हाँ, तो ये आपका जो कथन है वो डॉक्टर राधा कृष्णन का कथन है आपका, है ना। 44 का हो जाएगा बी नंबर, और 43 का हो जाएगा ए नंबर। 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, है ना। 45 कह रहा है कि सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है। बताइए, सृजनात्मक के विकास में कौन सा सहायक नहीं है? खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं या निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो सृजनात्मक में विकास जो करेगा, खेल तो विकास करता है, हास्य क्रियाएं भी विकास करता है, निर्माण संबंधी क्रियाएं भी, लेकिन भाषण देने से दोस्तों ये सृजनात्मकता में विकास नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर।
वर्गीकृत प्रदत्तों में प्रमाण विचलन की गणना सूत्र आपको बताना है। बताइए प्रमाण विचलन की गणना सूत्र, तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है दोस्तों। प्रमाण विचलन की गणना सूत्र, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको ध्यान रखिएगा, प्रमाण विचलन की गणना सूत्र आपका ये होता है। ठीक है, चलिए 46 हो जाएगा। 47 बताइएगा, ये भी है मानक विचलन का सूत्र पूछ रहा है दोस्तों। बताइए मानक विचलन का सूत्र क्या होता है ना। मानक विचलन का सूत्र क्या होता है, प्रमाण विचलन का सूत्र आपको बताया गया। मानक विचलन का सूत्र होता है, मानक विचलन अगर पूछे तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका, ये सारे हो जाएंगे मानक विचलन के सूत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है। बताइएगा सीखना जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है ना। सीखना विकास की प्रक्रिया है दोस्तों, ये कथन वाला था, है ना। सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है ना। तो ये कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। ये कथन मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूँ, वुडवर्थ महोदय का, है ना। सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, ये कथन है वुडवर्थ है। अगला प्रश्न है कि अधिगम की प्रकृति है। बताइए अधिगम की प्रकृति कैसी होती है, तथ्यात्मकता होती है, गुण दोष विवेचन होता है, या बौद्धिकता होता है, या सभी होता है। तो अधिगम की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना। आंसर नंबर डी हो जाएगा 49 का आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्गंतरों के मध्य बिंदु पर बनाया जाता है ना। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। वर्गंतरों के मध्य बिंदु पर बनाया जाता है स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, या फिर संचयी आवृत्ति वक्र, या फिर तोरण। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति बहुभुज, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 51 नंबर की सहसंबंध की क्रमागत विधि के प्रतिपादक पूछ रहा है। सहसंबंध की क्रमागत विधि के प्रतिपादक कौन है, कार्ल पियर्सन है, स्पीयरमैन है, या फिर गैरेट है, या गिलफोर्ड है। क्या होगा दोस्तों आपका 51 का, है ना। सहसंबंध की क्रमागत विधि के प्रतिपादक, तो इसके प्रतिपादक हो जाएंगे आपको कौन, ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन हो जाएंगे। द्विकारक सिद्धांत के भी स्पीयरमैन ही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि अवर्गीकृत प्रदत्तों में मध्यमान निकालने का सूत्र क्या होता है। तो मध्यमान निकालने का सूत्र आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मध्यमान निकालने का सूत्र है। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर कि सामंजस्य में विश्वास करने वाला सिद्धांत कौन सा है। बताइएगा सामंजस्य में विश्वास करने वाला सिद्धांत, साहचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद। इसका आंसर हो जाएगा अस्तित्ववाद, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, अस्तित्ववाद। अगला है आपका 54 नंबर। 54 का आ रहा है दोस्तों कि सांख्यिकी में अध्ययन किया जाता है। बताइए सांख्यिकी में अध्ययन किया जाता है तो किसका अध्ययन करते हैं, गुणात्मक विशेषताओं का, परिणामात्मक विशेषताओं का, या दोनों का, या क्या होगा। ठीक है, सांख्यिकी में जो अध्ययन होता है वो होता है परिमाणात्मक विशेषताओं का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नियमित शिक्षा क्या है, नियमित शिक्षा है कृत्रिम है प्राकृतिक है। तो नियमित शिक्षा में क्या आ जाएगा, नियमित शिक्षा जो है ये कृत्रिम है दोस्तों, ये प्राकृतिक में नहीं आएगा। नियमित शिक्षा क्या है, कृत्रिम में है। अगला प्रश्न है 56 नंबर। 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा ज्ञान के अंतर्गत आता है। बताइए नियमित शिक्षा ज्ञान के अंतर्गत क्या आएगा, सामाजिक, सामुदायिक, या विद्यालय, या फिर राज्य का प्रभाव। तो नियमित शिक्षा ज्ञान के अंतर्गत जो आ जाएगा वो विद्यालय पाठ्यक्रम आ जाएगा। ठीक है, विद्यालय पाठ्यक्रम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा का घटक नहीं है। बताइए शिक्षा का घटक नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति, वातावरण, समय, पुस्तक। शिक्षा का घटक नहीं है। देखिए व्यक्ति तो है ना, वातावरण भी है, समय भी है, पुस्तक भी यहाँ पर होना चाहिए ऐसे, लेकिन आंसर दिया है इसका डी नंबर ही,
है ना, आपका शिक्षा का घटक नहीं है, पुस्तक ही। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 नंबर। 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रभाव शिक्षा पर नहीं पड़ता है। किसका प्रभाव शिक्षा पर नहीं पड़ता है। समय, समाज, धर्म। किसका प्रभाव दोस्तों शिक्षा पर नहीं पड़ता है। देखिए शिक्षा का प्रभाव तो आपको सभी चीज़ पर देखने को मिलेगा। समाज पर तो खैर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, धर्म पर भी प्रभाव पड़ता है, समय पर भी पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षा का समान उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अगली कक्षा में प्रवेश करना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है। डिग्री प्राप्त करना भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। व्यक्तित्व का विकास करना दोस्तों ये है शिक्षा का उद्देश्य, है ना। व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। अगला प्रश्न है 60 नंबर कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य कौन सा है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य कौन सा है बताइएगा। तो ऑप्शन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता करना, या फिर अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध स्थापित करना, या राष्ट्रीय एकता का विकास करना। जी हाँ, तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य होता है राष्ट्रीय एकता का विकास करना दोस्तों, है ना। राष्ट्रीय एकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ से निकल के आएगा। चलिए इसका आंसर हो गया डी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है 61 नंबर। 61 कह रहा है कि भारतीय शिक्षा आयोग ने भारतीय संदर्भ में शिक्षा को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की चर्चा नहीं की है ना। भारतीय शिक्षा आयोग ने भारतीय संदर्भ में शिक्षा के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की चर्चा नहीं की है, ये बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है। तो किसकी चर्चा नहीं की है, तो ऑप्शन है शिक्षा द्वारा भारत का आधुनिकीकरण करना, इसकी चर्चा तो हुई है। शिक्षा का उत्पादित बढ़ाना, प्राचीन धार्मिक परंपराओं का पालन करना, या फिर शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। देखिए किसकी नहीं की है, तो प्राचीन धार्मिक परंपरा के द्वारा परंपराओं का पालन करना, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर। 62 है कि शिक्षा की राष्ट्रीय एकता का आधार है ना। शिक्षा की राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है। शिक्षा ही यहाँ पर लिखना चाहिए, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। ये कथन जो है ये कथन आपका हो जाएगा आपका किसका, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, ये कथन किनका है, ये कथन हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। अगला है कि राष्ट्र की गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, यह कथन किसका है। राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, यह कथन किसका है, यह कथन हो जाएगा आपका मैकाइवर का, है ना। ये कथन किसका है, मैकाइवर महोदय का है। अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर। 64 कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है, बताइएगा। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है। 64 नंबर, विज्ञान है, कला है, वाणिज्य है, या शिक्षा है। तो राष्ट्रीय एकता का जो प्रमुख आधार है ना, प्रमुख आधार पूछ रहा है, तो शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 65 नंबर। ज्ञानार्जन को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानि हो सकती है, बताइए। ज्ञानार्जन को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानि हो सकती है, ये बताइएगा। तो ऑप्शन दिया गया है कि व्यवहारिकता का समुचित विकास नहीं हो सकता है, या फिर व्यक्ति का ध्यान अपनी रुचियों की ओर नहीं जाने की संभावना हो सकती है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, ये भी ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 66 नंबर। 66 कह रहा है कि चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती है, बताइए। चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां होती है दोस्तों। तो व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है,
या फिर आपका जीविकोपार्जन में सहायक नहीं होते हैं, या फिर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त सभी, यानी कि चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लीजिएगा तो ये सारी हानियां आप में हो सकती है। अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर, और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो थोड़ा सा लाइक तो कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्री में वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 78 57 82 43 10 ये नंबर है, जहां आपको 399 का आपको पे करना होगा, तभी आपको पीडीएफ मिल पाएगा, नोट्स मिल पाएगा डीएलएड और सामान्य अध्ययन का, है ना। ये नंबर आपको दिया गया है 78 57 82 43 10। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आपको इस नंबर पे करने के बाद हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है ना। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहें। अगला प्रश्न है 67 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए, नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। नियमित शिक्षा के अंतर्गत क्या नहीं आएगा? तो नियमित शिक्षा में स्कूल तो आएगा, विद्यालय आएगा, शिक्षण विधि आएगा, धर्म आएगा? कभी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रॉस ने शिक्षा को क्या माना है? जी हाँ, रॉस महोदय जो है दोस्तों, ये शिक्षा को क्या माना है? ऑप्शन है समानांतर क्रिया, द्विमुखी प्रक्रिया, या फिर त्रिमुखी प्रक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रॉस महोदय ने शिक्षा को जो माना है वो द्विमुखी प्रक्रिया माना है दोस्तों, है ना। क्या माना है? द्विमुखी प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 नंबर। 69 सवाल कह रहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है, यह कथन किसका है? बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। ये जो कथन है, ये कथन है आपका किनका? कांट महोदय का, ठीक है। ये किनका कथन है? कांट का है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 नंबर कि शिक्षा द्वारा उत्पादिता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? जी हाँ, तो शिक्षा के द्वारा उत्पादिता बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं? अच्छा, नहीं पूछ रहा है किसकी आवश्यकता नहीं है। तो विज्ञान की शिक्षा, या फिर व्यवसायिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, या फिर कार्यानुभव। तो किसकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों? तो इसमें धार्मिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है ना। विज्ञान की शिक्षा तो होनी चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा भी ठीक है, कार्य का अनुभव भी सही है, लेकिन धार्मिक शिक्षा की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है ना। और धर्म के आधार पर हमें बंटना नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 71 नंबर। 71 नंबर है आपका प्रश्न कि शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? बताइएगा। शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? तो आधुनिकीकरण तो संभव है, राष्ट्रीय एकता भी संभव है, सामाजिक मूल्यों का विकास भी संभव है, यानी कि सभी संभव है दोस्तों, है ना। ये सारे चीज संभव है शिक्षा के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है 72 नंबर। आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। जी हाँ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, है ना। निम्न में से किसका चुनाव करेंगे दोस्तों? एक कक्षा है आपकी, उसमें क्या कर रहे हैं, तो कुछ छात्रों को चुन करके 6 महीने में उनमें होने वाले विकास का एक रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे, या फिर प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, या फिर प्रत्येक माह उनकी रुचि, उनकी आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का जांच करेंगे, है ना। आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर। 73 नंबर कह रहा है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। जी हाँ, बच्चे में क्या बढ़ाना चाह रहे हैं? ईमानदारी, है ना, क्योंकि ईमानदार होना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, दंड तो देना ही नहीं है ना। ऑप्शन खत्म हो गया। अगला है कि बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, या फिर ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, या फिर बच्चों को ईमानदार व्यक्ति की सफलता का उदाहरण देंगे। देखिए,
यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ईमानदार बच्चों को हम क्या करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, ताकि जो ईमानदार जो बच्चे नहीं हैं, है ना, उनको इसके बारे में थोड़ी सी मतलब जानकारी हो सके और वो भी ईमानदार बन सके, ताकि वो भी पुरस्कृत हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार का कार्य हम कर सकते हैं, है ना। और भी ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पर ठीक लगेगा कि ईमानदार व्यक्तियों की सफलता का उदाहरण देंगे, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपका ज़्यादा आंसर आपका सी सही है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है दोस्तों? बताइए, विकास की सबसे जटिल अवस्था। मैंने कई बार इसके बारे में बता चुका हूं कि विकास की सबसे जटिल अवस्था लास्ट प्रश्न है, तो लास्ट प्रश्न आपका गलती नहीं होना चाहिए। सबसे जटिल अवस्था माना जाता है किसको? शैशवावस्था को कभी नहीं, युवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था को माना जाता है दोस्तों, है ना। 12 साल से लेकर के 18 साल की जो उम्र होती है, क्या होती है? सबसे ज़्यादा जटिल अवस्था होती है। ठीक है, तो ये अवस्था सबसे ज़्यादा जटिल होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो ये रहा दोस्तों आज का टेस्ट, आपको कैसा लगा बताइएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसमें पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा समान अध्ययन डीएलएड का, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज कैसे आपको लगेगा? तो मात्र 399 लग रहा है दोस्तों, इतना कम। और आप सभी का एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, 13 जून को प्रधान शिक्षक का और 14 जून को प्रधानाध्यापक का। ठीक है, ये नंबर आपको दिया गया है जहां आप ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। पेमेंट करने के बाद क्या करना है? तो इसी नंबर पर आपको पे करना है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे, किसी भी माध्यम से। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों हमें व्हाट्सएप पर भेजना ज़रूर है ना। यही नंबर देखिए हम व्हाट्सएप भी बनाए हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले इस नंबर को अपने मोबाइल में आप सेव कर लीजिए, है ना, हमारे चैनल के नाम से। और पेमेंट करने के बाद हमारे व्हाट्सएप जो है उस पर हमें खोज करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको ग्रुप में, प्रधान शिक्षक का ग्रुप है, बहुत सारे हजारों लोग उसमें जुड़ गए हैं, तो आप भी उसमें फटाफट जुड़ जाइए और आपको उसमें सारे मटेरियल मिल जाएंगे। अभी पर्सनली मिल जाएगा दोस्तों, है ना। आपको जो जिस नंबर है उस नंबर पे पर्सनली पीछे जितना क्लास हुआ है 11-12 क्लास, वो सारा मिल जाएगा। उसका वीडियो है, उसका पीडीएफ, उसके अलावे, है ना, जो नोट्स दिया गया है वो मिल जाएगा, और उसके अलावे फिर डेली वाइज आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा? और जो पुराने शिक्षक हैं, है ना, जो पहले से हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, और बार बार एक ही चीज़ मैं बताता हूँ कि जो पुराने शिक्षक हैं इनका मात्र 201 लग रहा है, और डेली पुराने शिक्षक फ़ोन करते हैं कि सर हमको भी देना है। भाई साहब आपको भी देना है, तभी आपको मिल पाएगा। ठीक है ना। तो आपको भी देना है कितना? तो 201 मात्र देना है, क्योंकि आप पहले से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपका फ़ी क्या है? आधा है ना। चलिए, तो आज इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल। और कल जो आपकी टेस्ट होगी वो सामान्य अध्ययन की होगी, है ना। कल जो होगी वो सामान्य अध्ययन की आपकी टेस्ट होगी, तो कल भी वीडियो आपको देखना जरूरी है। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1 से 1.5 महीना आपके पास टाइम है, आराम से तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।